नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। जी दोस्तों, ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। दोस्तों, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न मार्क मिनर्विनी सर यूज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मार्क मिनर्विनी सर एक यूएस स्टॉक ट्रेडिंग चैंपियनशिप रह चुके हैं। तो जी दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी और पेन लेके रखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले कंटेंट में आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको अपने ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो मार्केट है वो कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो पहला जो स्टेज है दोस्तों, वो नेग्लेक्ट फेज है, जिसे हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज है दोस्तों एडवांसिंग फेज, जिसमें एक्यूमुलेशन फेज होता है। जो स्टेज 3 है दोस्तों, वो टॉपिंग फेज है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो स्टेज 4 है दोस्तों, डिक्लाइनिंग फेज है, इसमें कैपिटुलेशन फेज होता है। तो दोस्तों, इसे हम अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूं। तो ये रहा दोस्तों चार्ट। आप इसमें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्टेज 4 में, जिसे हम कैपिटुलेशन फेज कहते हैं, इसमें प्राइस काफी तेजी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिसे हम एक डिक्लाइनिंग फेज भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इस डिक्लाइनिंग के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करता है, इसे हम स्टेज 2 बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टेज 1 के बाद प्राइस काफी तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है और स्टेज 2 में हमारा एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से प्राइस काफी तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है। फाइनली दोस्तों, प्राइस एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद यहां पे पॉज लेता है और यहां पे हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और इसे हम स्टेज 3 कहते हैं। अगेन दोस्तों, स्टेज 3 के बाद प्राइस नीचे की तरफ डिक्लाइन होगा और इसे हम कहेंगे स्टेज 4। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो हमारा स्टेज 2 है वो हमारे लिए एक एड्ज की तरह काम करेगा, क्योंकि दोस्तों इस स्टेज में जो बिग बायर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और स्टॉक्स को ऊपर मूव करने के लिए सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स काफी तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है। दोस्तों, 1800 में एक हमारा रिसर्च हुआ था जिसमें अप्रॉक्स 95% जो स्टॉक्स हैं स्टेज 2 में वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ मूव किए हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प किया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो हमारा स्टेज 2 है उसे हम कैसे पहचाने, ये हमें एक डाउट जरूर आएगा। तो दोस्तों, स्टेज 2 को हमें पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं मार्क मिनर्विनी सर ने। तो चलिए हम इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है स्टॉक प्राइस जो होगा वो 150 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, जो 150 डेज मूविंग एवरेज होगा वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसका जो ट्रेंड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। एटलीस्ट दोस्तों 1 मंथ तो होना ही चाहिए अपवर्ड डायरेक्शंस में, या फिर 4 to 5 मंथ या फिर उससे ज्यादा दिनों से वो अप ट्रेंडिंग में है, तो ये और भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, वो 50 डेज मूविंग एवरेज जो है वो दोनों ही 150 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो जो हमारा दोस्तों करंट स्टॉक प्राइस है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें दिया है दोस्तों, जो हमारा करंट स्टॉक प्राइस है इज एटलीस्ट 25% अबव इट्स 52 वीक्स लो। दोस्तों, यहां कहना चाह रहा है कि जो हमारा स्टेज 4 था, यहां पे प्राइस काफी तेजी से डिक्लाइन हुआ, यहां पे एक बॉटम फॉर्म हुआ। अब यहां से दोस्तों जो हमारा प्राइस का ऊपर की तरफ मूवमेंट है एटलीस्ट 25% होना चाहिए। मतलब
इस बॉटम से जो हमारा 52 वीक लो से जो प्राइस का मूवमेंट है वो करीब 25% कम से कम होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी क्या क्या चीजें हमें इसमें देखना है। मेनी ऑफ द बेस्ट सेलेक्शंस विल बी 100% और 300% और मोर अबव its 52 week low before they emerge from the healthy consolidation period and amount to a large scale advance। तो कहना है ये है दोस्तों कि जो प्राइस है मिनिमम 25% रिट्रेस तो करना ही चाहिए अपने 52 वीक लो से। अगर जो प्राइस हमारा 100% या फिर उससे ज्यादा ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है तो वो हमारा एक अच्छा इंडिकेशन है बिफोर द प्राइस एडवांसेस आफ्टर दैट कंसोलिडेशन पीरियड। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो करंट प्राइस है वो हमारे 652 वीक हाई से कम 25% ही रिट्रेस होना चाहिए ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन पीरियड। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम समझते हैं। दोस्तों हम यहां पे देख पा रहे हैं कि प्राइस 52 वीक हाई से 52 वीक लो से एटलीस्ट 25% तो रिट्रेस होना ही चाहिए। तो यहां पे हम देख सकते हैं दोस्तों प्राइस जो है वो 25% से ज्यादा ही रिट्रेस किया है अपने 52 वीक लो से। तो यहां से दोस्तों एक बार प्राइस अपना एक हाई बनाएगा, फिर यहां पे एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा करेक्शन है वो एटलीस्ट 25% होना चाहिए, या फिर दोस्तों ये करेक्शन जितना ही अपने हाई के पास में ही है उतना ही हमारे लिए ये बेटर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो 7th है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग। जैसा कि दोस्तों जो इन्वेस्टर बिजनेस डेली इंडिकेटर है उसमें हमारा रैंकिंग दिया गया है जो कि ये बताएगा कि प्राइस में स्ट्रेंथ रिलेटिवली कितना है। तो दोस्तों जो हमारा स्टॉक्स है जिसमें हम पोजीशन बनाने की तैयारी करेंगे वो कम से कम 70% तो होना ही चाहिए, या फिर जो आरएस का स्ट्रेंथ है वो 70% से ऊपर हो। 90% अगर 90 पॉइंट तक होता है तो दोस्तों ये और भी हमारे लिए बेटर है। दोस्तों जो आरएस लाइन है वो हमारा अप ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर जो दोस्तों वो 6 वीक तक है तो वो बेटर है, या फिर 13 वीक्स या फिर उससे ज्यादा वीक से वो अप ट्रेंडिंग है तो ये हमारे लिए एक एडिशनल पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों करंट प्राइस इज ट्रेडिंग अबव 50 डेज मूविंग एवरेज। तो हाँ दोस्तों जो हमारा करंट प्राइस है वो 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों हमने जान लिया कि किस तरीके से हमें स्टेज 2 को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए हम अब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बारे में जानते हैं। वंस मार्क्स डिटरमाइन द स्टॉक इन द कंफर्म्ड स्टेज 2। दोस्तों जब मार्क्स ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अब जो प्राइस है वो स्टेज 2 में है और अप ट्रेंडिंग है, स्पेशली ही इज लुकिंग फॉर द डाइजेशन पीरियड। अब वो दोस्तों ये देखते हैं कि डाइजेशन पीरियड क्या है, या फिर कंसोलिडेशन ऑफ द प्रीवियस गेन मेड ड्यूरिंग द अप ट्रेंड, और फॉर व्हाट मार्क कॉल्स इट वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन टू डेवलप। तो चलिए दोस्तों इसे हम और भी अच्छी तरीके से समझते हैं ग्राफ के थ्रू। तो दोस्तों यहां पे हम देख सकते हैं कि मार्क ने पहले ये आइडेंटिफाई किया जो प्राइस है वो हमारा स्टेज 2 में है, और दोस्तों फाइनली स्टेज 2 में जाने के बाद मार्क्स जो हैं वो ये देखते हैं कि जो प्राइस है वो कंसोलिडेशन फेज में है या नहीं है। तो दोस्तों जो सेकंड पॉइंट आता है वो चेक करते हैं कंसोलिडेशन फेज। तो दोस्तों यहां पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है जो कि प्रीवियस मूव को वो कंज्यूम कर चुका है। मतलब दोस्तों जो हमारे बायर्स हैं वो यहां पे आउट हो जाएंगे, अब यहां पे एक कंसोलिडेशन होगा और यहां पे जो बिग बायर्स हैं वो शेयर्स को एक्यूमुलेट करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस स्ट्रक्चर में, मतलब जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो हमारा फॉर्म हो रहा है
उसमें हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मतलब हमें किस पॉइंट्स पे फोकस करना है। दोस्तों, हमें इस पैटर्न में दो चीजें बहुत गौर से देखना है। पहला जो है दोस्तों, ये है कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वोलेटिलिटी accompanied by the specific area in the base where volume reduces noticeably। मतलब दोस्तों, जो हमारा प्राइस का है, प्राइस की वोलेटिलिटी कम हो जाएगी ड्यूरिंग दिस फेज। मतलब यहां पे हम देख सकते हैं दोस्तों, पहले जो हमारा वोलेटिलिटी था वो थोड़ा ज्यादा था। हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से दोस्तों। पहले वोलेटिलिटी हमारा थोड़ा ज्यादा था, जिससे कि प्राइस में हम फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, और यहां पे हम देख सकते हैं करीब 34% तक प्राइस ने अपने हाई से लो की तरफ बनाया है। उसके बाद दोस्तों प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है, और जब नेक्स्ट टाइम वो करेक्ट किया है तो डेफिनेटली जो प्रीवियस करेक्शन था उससे कम करेक्ट किया है। इसका मतलब यहां पे वोलेटिलिटी डिक्रीज कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पे हम देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी काफी डिक्रीज करके अब वो 8% ही करेक्शंस दिया है। तो दोस्तों हमें इस वोलेटिलिटी पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड तक किस तरीके से वोलेटिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही है, और साथ ही साथ दोस्तों हम फोकस करेंगे वॉल्यूम पे। तो दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम है, विद द डिक्रीज ऑफ द वोलेटिलिटी वॉल्यूम्स विल आल्सो डिक्रीज। तो दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा था तो हमें थोड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिल रहा था, बट जैसे ही समय बीतते गया हम यहां पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर गया। दोस्तों एक चीज और भी मैं एडिशनल आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो लाइन है ब्लू वाला, वो एक हमारा मूविंग एवरेज लाइन है वॉल्यूम का, जो कि 50 डेज को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम होगा आफ्टर फ्रॉम हाई वोलेटिलिटी टू लो वोलेटिलिटी, इट विल गोज बिलो द मूविंग एवरेज। तो दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम है वो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, स्पेशली जब हमारे रेड वॉल्यूम्स जो है देख सकते हैं, जब हमारा प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो रेड वॉल्यूम्स की तरह हमारा शो कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम होगा वो 50 डेज जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का उसके नीचे होगा। दोस्तों ये हमारा दो पॉइंट है जिसपे हमें फोकस करना है। पहला वोलेटिलिटी, दूसरा वॉल्यूम। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्स और क्या देखते हैं इस पैटर्न में। मार्क्स सीज द स्टॉक्स मूव फ्रॉम द ग्रेटर वोलेटिलिटी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्राइस बेस टू द लेसर वोलेटिलिटी ऑन द राइट साइड। तो जी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया कि मार्क्स अब हम ये चीज देखते हैं कि जो वोलेटिलिटी है वो हमारी डिक्रीज कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे वोलेटिलिटी डिक्रीज की है। सब्सिक्वेंटली पहले हमारा वोलेटिलिटी ज्यादा था, जिसकी वजह से प्राइस में जो आया है करेक्शन वो करीब 34% है। उसके बाद से जो वोलेटिलिटी कम हुई है उसकी वजह से हमारा जो करेक्शन है वो 26% देखने को मिला है। और जो नेक्स्ट है दोस्तों जिसकी बिल्कुल वोलेटिलिटी कम हो गई है और यहां पे हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है करीब 8%। तो यस दोस्तों हमें इस पॉइंट को भी फोकस करना है। ड्यूरिंग ए VCP मतलब ड्यूरिंग ए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, you will generally see a sequence of anywhere from 2 to 6 price contraction। तो दोस्तों हमें ये देखना होगा कि जो हमारा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है इस पीरियड में करीब 2 से लेकर के 6 कॉन्ट्रैक्शन मिल सकते हैं। यहां पे दोस्तों हम 3 कॉन्ट्रैक्शन देख पा रहे हैं। ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन रहा, फिर सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन रहा, और ये हमारा थर्ड कॉन्ट्रैक्शन रहा। This progressive reduction in price volatility, which is always accompanied by the reduction in the volume at a specific point, signifies that the base has been completed। तो दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस की वोलेटिलिटी में डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम में भी डिक्रीज हो रहा है। जब दोस्तों वॉल्यूम पूरी तरीके से कम हो जाएगा तो यहां पे ये इंडिकेट करेगा कि अब हमारा बेस रेडी हो चुका है और अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा।
चलिए दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने एक ऑलरेडी अपने चार्ट में एग्जाम्पल्स में दिखा दिया है कि हमारा किस तरीके से वोलेटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, प्राइस सब्सिक्वेंटली लो, करेक्शन जो है वो कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों स्टॉक्स विल इनिशियली कम्स ऑफ बाय से 25%, मतलब इनिशियली जो हमारा करेक्शन होगा वो 25% होगा, फ्रॉम इट्स एब्सोल्यूट हाई टू इट्स लो। अपने हाई से लेकर के लो तक में 25% का करेक्शन है। देन द स्टॉक रैलीज अ बिट एंड देन सेल ऑफ 15%। तो दोस्तों यहां पे हम जिस तरीके से देखें कि पहले 34% तक करेक्शन दिया अपने हाई से, उसके बाद से स्टॉक्स ने थोड़ी रैली दी, उसके बाद से यहां पे जो करेक्शन हुआ वो कंपैरेटिवली कम हुआ अपने प्रीवियस करेक्शन से। तो यहां पे जो करेक्शन दिखा एग्जांपल में दिखा रहा है वो 15% मान लिया है। At the point, buyers come back in and the price rallies a bit more with the base finally is retreated by 8%। तो दोस्तों यहां पे हम जैसे देख पा रहे हैं कि 26% का करेक्शन हुआ था, यहां पे फिर से बायर्स आए और फाइनली प्राइस को ऊपर की तरफ मूव किया, और अब जो हमारे करेक्शंस है वो करीब 8% है। मतलब यहां पे प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट कर चुका है। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारा डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों यहां पे जो प्राइस का करेक्शन है वो करीब 8% है। तो ये पॉइंट जो है हमारा दोस्तों, अब ये हमारा बोल सकते हैं कि यहां से ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन काउंट के बारे में। दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन काउंट जो है हमारा वो सिमिलरली जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मतलब जो हमारे करेक्शंस हो रहे हैं वो कम सब्सिक्वेंटली लेस होते जा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्शंस काउंट। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन काउंट है वो 3 है। तो चलिए दोस्तों और भी हम डीपली इसके समझते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लिया कि आपने एक टॉवेल लिया, उस टॉवेल को पानी में डिप किया, मतलब वाटर में डिप किया, और फाइनली दोस्तों उसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं जिससे कि पानी निकल जाए। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम में हम जब उसे ट्विस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पूरी तरीके से तो पानी नहीं निकलेगा। जब उसे दूसरी बार ट्विस्ट करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा और वाटर निकलेगा। तो क्या हमारा पानी पूरी तरीके से निकल चुका? नहीं, अभी भी पानी कुछ उसमें है। तो दोस्तों ऐसे ही हम कंटिन्यूअसली ट्विस्ट करते जाएंगे और जो हमारे वाटर है फाइनली कम होते जाएगा उस टॉवल में, और एट द लास्ट जो हमारा टॉवल होगा वो पूरी तरीके से सूख चुका होगा और उसमें वाटर जो है वो बहुत ही मिनिमल हो चुका होगा। तो फाइनली दोस्तों जैसा कि मैंने टॉवल का एक एग्जांपल दिया, सिमिलरली विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन इन वीसीपी, मतलब विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन इन वीसीपी जो कि वोलेटिलिटी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि पहला कॉन्ट्रैक्शन, फिर उससे कम करेक्शंस हुआ, यहां पे थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर यहां पे देख सकते हैं पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों जिस तरीके से मैंने टॉवल का एग्जांपल दिया, पहले हमारा वाटर कुछ निकलेगा बट पूरी तरीके से वो सूखा नहीं होगा, उसके बाद से हम दूसरी बार ट्विस्ट करेंगे तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर स्टिल देयर विल बी अ वाटर। अगेन दोस्तों हम फिर से ट्विस्ट करेंगे, फिर से कुछ वाटर निकल जाएगा। तो सिमिलरली दोस्तों यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ था इस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए। सिमिलरली विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन इन वीसीपी द प्राइस ऑफ द स्टॉक गेट्स टाइटर। यहां पे हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारा वोलेटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, प्राइस बिल्कुल टाइट होते जा रहा है, मतलब इसका जो मूवमेंट है या फिर करेक्शंस है वो ज्यादा नहीं है। इट करेक्ट्स लेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑन सक्सेसिवली लोअर वॉल्यूम एज द सप्लाई डिमिनिशेस। तो दोस्तों यहां पे हमारा प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली लेस करेक्टेड होते जा रहा है, और साथ ही साथ जो वॉल्यूम है वो हमारा डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, और प्राइस जो है हमारा बिल्कुल कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं ईच कॉन्ट्रैक्शंस में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करते हैं, द रीजन इज दैट सप्लाई हैज स्टॉप्ड कमिंग टू मार्केट विथ लिटिल सप्लाई अवेलेबल, इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिमांड कैन मूव द स्टॉक्स अप। इसका मतलब ये है दोस्तों जब हमारा सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रहा है, पहले यहां पे थोड़ा सप्लाई होगा, उसके बाद से और भी कम हो जाएगा,
और फाइनली यहाँ पे जो सप्लाई है बिल्कुल कम हो जाएगा, और जब हमारा थोड़ा भी डिमांड होगा तो सप्लाई कम होने की वजह से ये प्राइस काफी तेजी से यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसा कि हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं। The price consolidation represent a period of equilibrium as strong investor replace the weak trader supply is absorbed। दोस्तों यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हमारा हो रहा है, ये हमारा पीरियड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं वो वीक बायर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो वीक हैंड होंगे वो सेल ऑफ कर देंगे, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग जो बायर्स हैं या फिर जो स्मार्ट मनी है वहाँ ये बाई करते जाएंगे। धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा कि जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, मतलब जो वीक हैंड है वो धीरे धीरे यहाँ से आउट होते रहेंगे, और फाइनली जो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं वो इस स्टॉक्स को पूरी तरीके से या फिर मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर लेंगे, जिसकी वजह से अगर जो थोड़ा सा भी डिमांड आता है तो प्राइस रैपिडली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वही आगे बोल रहा है दोस्तों, वंस द वीक हैंड हैज बीन एलिमिनेटेड द लैक ऑफ सप्लाई अलाउज द स्टॉक्स टू मूव हायर बिकॉज इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिमांड विल ओवरवेलम द नेग्लिजिबल इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा सप्लाई है वो डिक्रीज करते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी वोलेटिलिटी डिक्रीज करते जा रही है, साथ ही साथ वॉल्यूम जो है वो भी कम होते जा रहा है। फाइनली वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और जब थोड़ा सा भी डिमांड आएगा तो प्राइस काफी तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगा और हमें ह्यूज वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों टाइटनेस इन द प्राइस फ्रॉम एब्सोल्यूट हाई टू लो एंड टाइट क्लोजेस विथ लिटिल चेंज इन प्राइस फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट और फ्रॉम वन वीक टू द नेक्स्ट आर जनरली कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो हमारा प्राइस है जितना ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जितना ही वो टाइट मूवमेंट करेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल डोजी फॉर्मेशंस कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके बाद से जब प्राइस में मूवमेंट आएगा वो काफी रैपिड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक से प्राइस बिल्कुल एक ही रेंज में कॉन्ट्रैक्ट होके रह चुका है और ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जितना ही ज्यादा दिन हमारा प्राइस कंसोलिडेट करेगा एक छोटे से रेंज में, वो हमारे लिए एक एडिशनल पॉइंट है। बट डेफिनेटली दोस्तों हमें वॉल्यूम को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस फेज में वॉल्यूम भी बहुत ही कम होगा, बट डेफिनेटली जब इस रेंज को भी वो ब्रेक करेगा तो एक ह्यूज वॉल्यूम बनते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और ये दोस्तों हमारा ये वॉल्यूम जब हमारा ज्यादा बनेगा तो ये कन्विक्शंस ऐड करेगा कि प्राइस अब रैपिडली ऊपर की तरफ मूव करेगा। टाइटर एरिया शुड बी अकम्पनीड बाय द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ही कि जहां पे एक टाइटर एरिया होगा जहां पे प्राइस जो है बहुत ही मिनिमल मूवमेंट करेगा, मतलब डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशंस होगा, वहां पे हमारा वॉल्यूम जो है वो पूरी तरीके से डिक्रीज हो चुका रहेगा। ये रहा दोस्तों हमारा एग्जाम्पल जिसमें मैं वोलेटिलिटी को दिखाया, साथ में वॉल्यूम किस तरीके से ड्राई हो चुका है, सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। दोस्तों अब हमारा आता है टेक्निकल फुटप्रिंट। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि टेक्निकल फुटप्रिंट क्या होता है। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर जो मैं किसी एक पर्सन का हाइट, विड्थ और उसका वेस्ट साइज या फिर मैं उसका वेट बता दूं, तो इतने सारे डेटा के बाद आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएंगे तो आपको एक जनरली एक फिगर आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ ये जो पर्सन है कैसा दिखेगा। तो सिमिलरली दोस्तों जो हमारा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है वो कैसा दिखता है उसी का हम एक फ्रेमवर्क दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों जो टाइम है, द नंबर ऑफ डेज और द वीक दैट हैज पास्ड सिंस द बेस स्टार्टेड। मतलब दोस्तों हम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन को पहचानने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो कितने दिनों से फॉर्म हो रहा है। दूसरा जो प्राइस है, द डेप्थ ऑफ द लार्ज करेक्शंस
and the narrowness of the smallest contractions at the every right of the price base, एट द वेरी राइट साइड ऑफ द प्राइस बेस। तो दोस्तों यहां पे हम कॉन्ट्रैक्शंस को भी ध्यान रखेंगे। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये करीब 2021 के लास्ट में ये पैटर्न फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था। फाइनली 2023 के लास्ट में ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल टाइम, मतलब 2021 के लास्ट से लेकर के 2023 के लास्ट तक ये पैटर्न हमारा फॉर्म हुआ। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हम भी देख सकते हैं कि दोस्तों किस तरीके से प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पहले जो हमारा करेक्शन था वो ज्यादा था, फिर उसके बाद से थोड़ा कम हुआ, फाइनली अब बिल्कुल ही डिमिनिश हो चुका है। अप्रॉक्स 8 to 9% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हमें करेक्शंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। दोस्तों अब बात आती है सिमेट्री की, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस थ्रू आउट द एंटायर बेस प्रोसेस। तो दोस्तों ये जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हमारा फॉर्म हो रहा था, इस बेस में टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कितने हुए हैं। तो दोस्तों हम यहां पे देख पा रहे हैं कि पहला जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यहां पे है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन यहां पे है और तीसरा कॉन्ट्रैक्शन यहां पे है। तो दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि टोटल 3 कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस ऑफ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शंस पैटर्न। तो दोस्तों हम इसे दिखाएंगे कैसे। तो जो VCP का फुटप्रिंट एट वर्क होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 27 वीक, 27/8 और 3T। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब 27W जो दिखा रहा है वो हमारा टोटल लेंथ बता रहा है, मतलब 27 वीक लगा इस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन को फॉर्म करने में। और जो 27/8 है वो हमारा ये दिखा रहा है दोस्तों, पहला जो हमारा करेक्शन था वो 27 था, उसके बाद से 17 हुआ और लास्टली जो लास्ट करेक्शन हुआ जहां पे प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट हो चुका है, बिल्कुल डॉजी फॉर्मेशन हो रहा है और टाइट मूवमेंट में है, जिसके बाद एक ह्यूज मूवमेंट आता है, मतलब एक ब्रेकआउट के तौर पे बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा बता रहा है 27/8 जो है, मतलब 27% से लेकर के 8% तक का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं। लास्टली है दोस्तों 3T। 3T ये बता रहा है दोस्तों कि कितने टाइम्स हमारे कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं। पहला कॉन्ट्रैक्शन यहां पे है 27% का, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 17% का है और जो थर्ड कॉन्ट्रैक्शन वो 8% का है। तो दोस्तों ये हमारा 3T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा रहा एक टेक्निकल फुटप्रिंट, जिसको हम दिमाग में रख करके हम जब चार्ट को देखेंगे तो वो हमारा हेल्प करेगा कि जी किस तरीके से हमारा एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिखता है। दोस्तों मार्क मिनर्विनी सर के बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे एक बीटा का एग्जांपल है जिसमें दोस्तों यहां पे प्राइस किस तरीके से पहले ऊपर मूव किया है, फिर थोड़ा थोड़ा करेक्शन दिया है, उसके बाद से फिर से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो करेक्शंस है वो कंटिन्यूअसली वो कम होते जा रहा है। पहले 28% का करेक्शन देखने को मिला, फिर 16% को करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद लास्टली 6% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पे एक प्राइस जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है विथ अ ह्यूज वैल्यू। ये एग्जांपल्स बीटा का रहा। सेकंड एग्जांपल्स वीवो का है। फाइनली इसी तरीके से दोस्तों प्राइस पहले ऊपर की तरफ मूव किया, एक लेवल पे जाने के बाद प्राइस ने करेक्शंस दिया जो कि 32% का रहा, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। इस बार जो करेक्शंस है वो करीब 17% का देखने को मिल रहा है, जहां पे जो नेक्स्ट करेक्शंस है वो 8% का है और लास्टली जो प्राइस का करेक्शंस है वो 3% है। मतलब प्राइस जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन में है, बिल्कुल टाइट मूवमेंट है। यहां से जब ब्रेकआउट दिया है तो एक अच्छा वैल्यू हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स में भी 2009 में इस तरीके से पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद से फाइनली एक अच्छा मूव देखने को मिला यहाँ पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों ओवरहेड सप्लाई के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। यस दोस्तों ये रहा हमारा चार्ट।
अब हम बात करेंगे ओवरहेड सप्लाई के बारे में। दोस्तों जो इस चार्ट में देखते हैं दोस्तों जो हमारा स्टेज 4 रहा होगा उसमें जो टॉप पे जो जिन्होंने टॉप पे बाई किया है और वहां पे बाई करने के बाद प्राइस में रैपिडली करेक्शंस देखने को मिला है, और उन्होंने जो लोग स्टॉक्स को बाई किए थे, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो डेफिनेटली वो अब उस स्टॉक्स को होल्ड कर रहे होंगे। अब वो इनवॉलेंट्री एक इन्वेस्टर बन चुके हैं। जिस तरीके से प्राइस डिक्रीज करते जाएगा दोस्तों, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे दोस्तों जिन्होंने यहां बाय किया होगा प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब वो फाइनली इनवॉलेंट्री इन्वेस्टर बन चुके हैं, ना चाहते हुए भी अब वो इस स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों जिस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा, अब उनके दिमाग में ये आएगा कि जब प्राइस पुल बैक करके ब्रेक इवन पे आएगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। तो डेफिनेटली दोस्तों जब प्राइस पुल बैक करके ऊपर की तरफ आता है, यहां पे जो हमारे इनवॉलेंट्री इन्वेस्टर्स थे वो ब्रेक इवन पे आउट हो जाएंगे यहां पे। और साथ ही साथ जिन्होंने बॉटम हंटिंग की है, मतलब बिल्कुल बेस में खरीदा है, अब वो दोस्तों यहां पे टॉप पे आने के बाद वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक ओवरहेड सप्लाई क्रिएट होगा। मतलब यहां पे प्राइस जो है वो करेक्ट करना स्टार्ट होगा। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, जब ओवरहेड सप्लाई क्रिएट होगा तो जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक्स को कलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहां पे क्या होगा, जो हमारे वीक हैंड है वो आउट हो चुके रहेंगे। अब जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अब इस सप्लाई को एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली फिर से एक बायर्स आएंगे और प्राइस को थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे। एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद दोस्तों फिर एक छोटा सा करेक्शन आएगा, यहाँ पे फिर से हमारे जो वीक हैंड है वो इस स्टॉक से आउट हो जाएंगे और फिर से हमारा जो बिग प्लेयर्स है वो इस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर लेगा। और फाइनली दोस्तों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे पूरी तरीके से जो वीक हैंड है वो आउट हो चुके रहेंगे, यहाँ पे जब छोटा सा भी डिमांड आएगा तो प्राइस में काफी तेजी से मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों ओवरहेड सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पे हमें ग्राफ किस तरीके से एक पिक्चर में दिखा पा रहा हूं कि यहाँ पे जो ट्रैप्ड बायर है गेट बैक टू इवन, मतलब जो जिन्होंने टॉप पे खरीदा था स्टेज 4 में आने के बाद वो डेडिकेटेड हो गए थे कि अब जैसे ही प्राइस ब्रेक इवन पे आएगा वो आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेक इवन पे आते ही वो जो इनवॉलेंट्री इन्वेस्टर्स बन गए थे वो अब यहाँ पे आउट हो चुके हैं, और जिन्होंने बॉटम हंटिंग की थी वो भी यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग किया है। फाइनली प्राइस ने करेक्ट किया है और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया है और प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर गया है। अभी भी जो वीक हैंड्स हैं जिन्होंने बाई कर रखा होगा अब इस करेक्शंस में वो आउट हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे अब जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं यहाँ पे सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो वॉल्यूम है पूरी तरीके से डिक्रीज हो चुका है। ये जो वॉल्यूम ये दिखाता है कि अब हमारे पास सप्लाई नेग्लिजिबल है या फिर बहुत ही मिनिमल है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा भी जब डिमांड आएगा इस स्टॉक्स का तो प्राइस बिल्कुल रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा। दोस्तों जैसा ही ब्रेकआउट हो बिल्कुल आप स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये वीसीपी हमें क्या बताता है। दोस्तों जो वीसीपी एक एविडेंस है कि लो सप्लाई एंड डिमांड एट वर्क एज द स्टॉक गोज थ्रू एन ऑर्डरली process of changing from the weak hands to the strong hands. During the volatility contractions, increasingly less supply comes to the market as willing long-term buyers meet eager short-term sellers. The overhead supply that has been holding the stocks back dissipated. मतलब दोस्तों ये जो हमारा volatility contraction पैटर्न है वो बैलेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को दिखाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे इनवॉलेंट्री इन्वेस्टर्स थे वो ब्रेक इवन पे आते ही आउट हो जा रहे हैं, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनका अभी
इंटेंशंस है इस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, वो क्या करेंगे, इस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। कुछ वीक हैंड जरूर अभी आएंगे दोस्तों जो बाई करेंगे। फाइनली प्राइस थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा। वहां से दोस्तों अपनी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अभी भी वीक हैंड जो है वो आउट हो जाएंगे और फिर से सप्लाई जो है हमारा अवेलेबल होगा, बट इस बार कंपैरेटिवली पिछली बार के अलावा इस बार और भी कम होगा। और यहाँ पे फिर से जो हमारे इंस्टीट्यूशनल एंड इन्वेस्टर्स हैं या फिर बायर्स हैं वो उसे एब्जॉर्व करेंगे और फाइनली एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे दोस्तों एक स्मॉल डिमांड से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। It is important to keep in mind that the VCP occurs within the confine of an uptrend। तो दोस्तों जो हमारा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शंस पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है वो अपट्रेंड में ही फॉर्म हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बिल्कुल प्राइस जो वो अप ट्रेंडिंग में है और जो हमारा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है वो हमारा अप ट्रेंडिंग में ही फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है वो हमारा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। VCP is going to happen at a higher level after the stock has already moved up 30, 40 या फिर 50% और even much more because the VCP is the continuation pattern। तो जैसे दोस्तों मैंने स्टेज 2 के फॉर्मेशंस में आपको एक क्राइटेरिया बताया था कि जो प्राइस है वो 52 वीक लो से एटलीस्ट 25% ऊपर की तरफ मूव किया हो या फिर उससे ज्यादा मूव किया हो तो वो बेटर है। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है दोस्तों, जो प्राइस है, जो वीसीपी पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो हायर लेवल पे होता है जब हमारा स्टॉक्स 30, 40 या 50% या फिर उससे ज्यादा मूव कर गया हो। तो दोस्तों इसीलिए इसे हम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि अपना एक बेस फॉर्म करने के बाद फाइनली ये जो पैटर्न है कंप्लीट होता है और प्राइस ऊपर की तरफ ही मूव करता है। A stock that is under accumulation will almost always show VCP characteristic। तो दोस्तों जो स्टॉक्स है अगर जो वो एक्यूमुलेशन फेज में है तो डेफिनेटली वो एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को दिखाएगा। This is what you want to see before you initiate your purchase on the right side of the base, which forms what we call a pivot buy point। तो दोस्तों ये pivot buy point कुछ खास नहीं है, मतलब जब प्राइस हमारा बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, अब वॉल्यूम बिल्कुल कम बन रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ एक पिवट पॉइंट जहां से दोस्तों प्राइस ब्रेकआउट करेगा और यहां पे हम एंट्री लेंगे, क्योंकि यहां पे लगभग मोस्टली जो वीक हैंड्स है वो आउट हो चुके रहेंगे और दोस्तों ये हमारा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। और जो अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों इस जगह पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही फेवरेबल रहेगा और हमारे जो ट्रेड को सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो pivot point is a point at which you want to buy when the stocks move above the pivot point on the expanding balloon। तो दोस्तों pivot point से जब हमारा प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो वहां पे जो वॉल्यूम है वो काफी तेजी से एक्सपैंड करेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। दोस्तों इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, अच्छी तरीके से इसके नोट्स बनाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस पैटर्न को आप इजीली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप चार्ट्स को जाइए, डिफरेंट चार्ट्स को देखिए और एनालाइज करिए कि कहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो रहा है। दोस्तों दो चीज को हमें ध्यान रखना है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए सब्सिक्वेंटली, मतलब वोलेटिलिटी डिक्रीज होना चाहिए। दूसरा वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए साथ ही साथ। जैसा कि फुटप्रिंट मैंने आपको बता दिया है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शंस का, उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों चार्ट को एनालाइज करिए और ट्रेड करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।